अपने आप ही ये पहला नाम सामने आता है दरअसल मोहम्मद आजम खान का। वो भले ही वहां की सियासत के सूरमा रहे हों, लेकिन उनकी पहचान उनकी सियासी हैसियत के अलावा जुबानी लहजे से भी है। जो कहना होता है कह देते हैं, जुबान पर कंट्रोल नहीं रखते हैं। बोलते हैं तो लगता है कि कुछ जहरीला ही बोलेंगे। कहीं सामने वाले पर बदजुबानी, कभी पुलिस पर और कभी प्रशासन के अधिकारियों पर ही उनकी जुबान मेहरबान हो जाती है। उन्हें जुबान के कारण ही 3 साल की सजा भी मिल चुकी है, लेकिन क्या करें, जमानत पर सेहत ठीक हुई तो जुबान फिर से जहर उगलने लगी। आज खबर विशेष में इसी पर चर्चा करेंगे। फिर बेकायदा हुए आजम, लेकिन उससे पहले समझिए कि आजम खान का ये कोई पहला मामला नहीं है जब आजम ने इस तरह से बदतमीजी की हो और पुलिस वालों को धमकी दी हो। तो रामपुर में एक जनसभा में एसपी नेता आजम खान ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देश में लगे इमरजेंसी का उदाहरण देते हुए कहा कि तवे से रोटी कब पलट जाए किसी को नहीं पता। जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं, यही पुलिस वाले तुम्हें सैल्यूट मारेंगे। कब तवे से रोटी पलट जाएगी कुछ नहीं पता। नाले पार वालों, जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हारी ठोकरें मारी हैं, यही तुम्हें खड़े होकर इसी बूट से सैल्यूट किया है। ये 40-42 साल की सियासी जिंदगी का तजर्बा यही है। देखो भाई, ये तो उसके साथ है जिसकी सरकार है। अब इन्हें मालूम हो गया कि यहां तक नेता ज्यादती करा सकते हैं, अब इससे आगे की आने वाली सरकार कराएगी। रामपुर में निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान एसपी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के लहजे को देखकर यकीन हो चला है कि जमानत के दौरान उनकी सेहत में भरपूर इजाफा हुआ है। उनका तंजिया लहजा और जुबान से जहर उगलने की रफ्तार बरकरार है, भले ही उन्हें इसके लिए जेल की सजा मिल चुकी हो। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आजम ने आवाम से कहा कि बूट से ठोकर मारने वाले तुम्हें सलाम ठोकेंगे, बस तवे से रोटी पलटने का इंतजार करो। कब तवे से रोटी पलट जाएगी कुछ नहीं पता। नाले पार वालों, जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हारी ठोकरें मारी हैं, यही तुम्हें खड़े होकर इसी बूट से सैल्यूट किया है। आजम की जुबान यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने बाकायदा धमकी भी दी कि मौजूदा सरकार ने जो लाइन खींची, हमारी सरकार उससे बड़ी लाइन खींचेगी। ये 40-42 साल की सियासी जिंदगी का तजर्बा यही है। देखो भाई, ये तो उसके साथ है जिसकी सरकार है। अब इन्हें मालूम हो गया कि यहां तक नेता ज्यादती करा सकते हैं, अब इससे आगे की आने वाली सरकार कराएगी। समझते हो गया मतलब? नहीं समझ में आया? देखो, ये इतनी लाइन खिंच गई। अब जब सरकार बदलेगी तो लंबी लाइन तो खिंचेगी। आजम खान पेशे से भले सियासत करते हों, लेकिन वो एक मजे हुए लोहार हैं जो अपनी जुबान को समय समय पर धार देते रहते हैं। वो जानते हैं कि जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट का असर होता है। लिहाजा असल बात कहने से पहले वो जनता के भीतर अपनी जुबान से आग को पैदा करते हैं। किसी ख्याल में मत रहिए, आपके खिलाफ जो साजिशें हैं वो बहुत खतरनाक हैं। अगर आपने अपनी क़यादत के साथ मजबूती के साथ चलने का हौसला नहीं पैदा किया और इस साजिशों से लड़ने की हिम्मत पैदा नहीं की, तो बहुत मसाइल हैं आने वाले दिनों में। जब आजम खान को भरोसा हो जाता है कि उन्होंने हवा देकर लोहे को गर्म कर दिया है, फिर वो तवा पलटने जैसे बयान देकर जनता पर चोट करते हैं और उकसाते हैं। लेकिन उनके इस बयान से उनके चाहने वाले भले ही प्रभावित हों, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है ना, बयानबाजी इसलिए करते हैं कि आप छापते हो।
हमेशा वो उल्टा इसलिए बोलते हैं कि खबर बने, और कोई कारण नहीं है। उनको पता है कि जनता ने उन्हें नकार दिया। रामपुर का लोकसभा हम जीते हैं, रामपुर की विधानसभा हम जीते हैं। उलूल जुल बयानबाजी करके अखबार में छपना चाहते हैं। सेंधमारी क्रम में अभी कितने लोगों ने? भैया ये सेंधमारी इसको न मकाइए। देखिए, विरोधियों पर निशाना साधने में तो आजम खान को महारत हासिल है। उन्हें हेट स्पीच के मामले में जेल भी हुई है, जमानत भी मिली, लेकिन चुनावी मौसम में फिर से उनकी जुबान धारदार हो चुकी है। जब जमानत पर बाहर निकले थे तब उनका लहजा बदला हुआ था। उन्हें डर था, लेकिन चुनावी सभाएं सस्ते ही उनके रगों का खून उबाल मारने लगा है और अब उनकी जुबान चुनौती दे रही है, चाहे सामने खाकी हो या फिर भगवाधारी। 3 न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही संवाददाता पवन संगत भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अरविंद सर, पहला सवाल आपसे, जिस आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा हुई थी, उनके सियासी भविष्य पर सवाल उठने लगे थे, वही आजम खान अगर फिर से वही रवायत अपनाते हैं तो कानूनन क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और एक तरह से पुलिस को धमकी भी है? देखिए, ये काम तो जिला प्रशासन का है कि आचार संहिता लगे होने पर इस प्रकार की बातें कही जा सकती हैं कि नहीं, और अगर नहीं कही जा सकती हैं तो आचार संहिता के उल्लंघन में जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पूरे सब टेप्ड मैसेजेस उनके पास होंगे। और किसी भी राजनेता से जो कि वर्षों वर्ष उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे हों, मैं इस प्रकार के बयानों की उम्मीद नहीं करता हूं और कोई भी उम्मीद नहीं करता है। बयान संयमित होने चाहिए और पुलिस से भी अपेक्षा रहती है कि पुलिस किसी के साथ भी ज्यादती ना करे। जैसे वो जिक्र कर रहे हैं किसने दरवाजे तोड़े, मुझे पता नहीं किस किस घटना का उल्लेख कर रहे हैं। पुलिस को भी संयमित होकर कार्रवाई करनी चाहिए, पर साथ में राजनेताओं से भी अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार की बयानबाजी ना करें। इससे वातावरण विषाक्त होता है और कोई फायदा नहीं है। उनको पहले भी हेट स्पीच के प्रकरण में सजा हो चुकी है। जो आजकल कमिश्नर मुरादाबाद हैं, पहले डीएम रामपुर हैं, उन्होंने उनके खिलाफ पूरा एक आवेदन दिया था, उसके ऊपर सब कार्रवाई हुई। तो इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए। ये एक्चुअली है क्या, एक ऐसे जन समूह को एड्रेस कर रहे हैं जो इन सब बातों को समझते नहीं हैं और कम पढ़े लिखे हैं और वाही इससे बटोरने का प्रयास हो रहा है। ये उचित नहीं है। पवन, इसमें हालांकि कुछ नया नहीं है। चुनाव में आजम खान इसी तरह का बयान देते रहे, कभी कलेक्टर से जूता साफ करवाऊंगा, कभी कलेक्टर से जूते बनवाऊंगा, कलेक्टर को लेकर भी, पुलिस को लेकर इस तरह की शब्दावली उनके लिए दिखती रही है। लेकिन आजम का ये कहना कि सरकार बन जाएगी, ये क्या दर्शाता है कि वो डर के सहारे फिर से वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनको लगातार मात मिल रही, चाहे 17 की बात की जाए या दोनों उपचुनाव की बात की जाए? हाँ, देखिए, आजम खान के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि जब भी वो मैदान में उतरते हैं तो वो स्पीच नहीं, तकरीर पढ़ते हैं। चाहे वो कहीं का भी चुनाव हो, आजम खान अगर मंच पे आते हैं तो एक तरीके से तकरीर पढ़ते हैं। उनमें तमाम भाषाएं, जो शब्दावलियां हैं, उसको जो आप देखेंगे तो तंज कसते हुए होंगे, किसी पे आरोप लगाते हुए, सरकारी तंत्र पे आरोप लगाते हुए। और आजम खान उस तेवर में फिर एक बार दिखाई दिए, जबकि वो जान रहे हैं कि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी है वो एक तरीके से खिसक चुकी है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, तमाम सारी हार उनके सामने है और उसके पहले कोर्ट के एक तरीके से तमाम सारे मसलों में वो पेंडिंग है। एक में उनको जेल जाना पड़ा, जमानत पे वो बाहर है। लेकिन जो कहते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर लगा हो, उस समय नेताओं को ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी उसके साक्षात एग्जाम्पल अभी हैं कि किस तरीके से कोर्ट ने कार्रवाई की। अब एक बार फिर आजम खान ने जहर उगलने का काम किया। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन, चुनाव आयोग क्या कहता है, जिला प्रशासन रिपोर्ट बना करके क्या देती है। लेकिन ये आजम खान का तेवर है और आजम खान इसी तरीके की राजनीति करते रहे हैं। और केवल आजम खान ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे छत्रपों की तरफ आप जब जाएंगे तो अलग अलग जो छत्रप है अपनी अपनी क्षेत्र में इसी तरीके का वो बयान देते रहे कि उनकी सत्ता आएगी, उनकी सरकार आएगी, जब वो पावर में आएंगे तो वो बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से राजनीति होती है, किस तरीके से बदला लिया जाता है, किस तरीके से काम कराया जाता है, किस तरीके से जो लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है उनको जेल में भेजने का काम करेंगे। तो ये एक तरीके से पैटर्न है। लेकिन तमाम सारी कानूनी बंदिशों के बाद भी आजम खान इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये थोड़ा सा
आश्चर्यजनक है और हास्यास्पद है कि आने वाले समय में फिर वो एक कार्रवाई का सामना उनको करना पड़ सकता है। इस तरीके के बयान देने से देखना होगा कि जिला प्रशासन और चुनाव आयोग पवन, ये तो आजम खान बखूबी जानते ही होंगे कि ऐसा बयान देने से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई ऐसे वक्त में हो सकती है। इसके बावजूद इस तरह की जो बयानबाजी आजम अगर करते हैं तो उसके पीछे क्या दांव पर वो लगा रहे हैं? क्या सारी चीजें वो हार चुके हैं, सारे चुनाव हार चुके हैं, उनका किला ढह चुका है, लोकसभा उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव, बेटे की सीट चली गई, वो जानते हैं कि अब कुछ खोने के लिए नहीं बचा है, इस वजह से है या कोई और संदेश यहां छिपा हुआ है? आयुष, एक बड़ी बात होती है राजनेता का तेवर, उसका जनता में उसकी कितनी एक तरीके से इकबाल है, ये महत्वपूर्ण होता है किसी भी चुनाव के लिए। आजम खान इस बात को बखूबी जानते हैं कि एक तरीके से उनका किला जो है ढह चुका है, लेकिन आने वाली राजनीति में अगर वो तेवर नहीं दिखाएंगे, वो अपने पावर को जताएंगे नहीं, तो शायद जो 2-4 लोग उनके साथ जुड़े हैं वो भी उनसे दूर जा सकते हैं। और यही मुख्य वजह है आजम खान का इस बयान के पीछे। आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी के बेटे ने मऊ में किस तरीके से बयान दिया था जब उसको ये लगने लगा कि स्थिति खराब है, तो उसने बयान दिया था कि इन पुलिस वालों से और तमाम सारे जो सरकारी अधिकारी उनसे किस तरीके से बदला लिया जाएगा। उसमें एफआईआर दर्ज हुई, कार्रवाई हो रही है। तो ये नेता कुछ इस तरीके का बयान इसलिए देते हैं ताकि उनका इकबाल जनता के बीच में इस तरीके से रहे, और खासतौर से उन जनता के बीच में, जैसा कि एके जैन साहब बता रहे थे, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो तकरीरें पसंद करते हैं, नेता के तेवर को पसंद करते हैं और उस पे वो जोर जोर से नारे लगा करके चले जाते हैं। तो उन लोगों के बीच में आजम खान ने इस तरीके का बयान देने का काम किया ताकि वो बता सके कि तमाम सारी कार्रवाइयां उनके खिलाफ हुई हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं वक्त का और वक्त पे बदला लेंगे, और आप लोग उनका साथ दीजिए, चुनाव में उनको जिताइए ताकि हम बता सके कि अभी भी हम मजबूती से सरकार के खिलाफ खड़े हैं। अविनाश, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा, आजम खान डराकर या फिर डर दिखाकर वोट लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस डर को मुद्दा बनाकर बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है कि देखिए वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आयुष, अगर हम आजम खान की बात करें तो अब डर दिखाने लायक उनके पास कुछ बचा नहीं है। अगर हम रामपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी रामपुर लोकसभा उपचुनाव हार चुकी है, और जिस तरीके से आजम खान के साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई, चूंकि वहां पर अभी उपचुनाव होना है और देखा जाए तो निकाय चुनाव होना है। लेकिन हाँ, हमें इस सच को भी स्वीकारना पड़ेगा कि एक दौर वो भी था जब रामपुर में आजम खान की तूती बोला करती थी, और चाहे हम प्रशासन की बात करें या फिर वहां के जो पार्टी वर्कर्स होते थे समाजवादी पार्टी के, उनकी बात करें, सिर्फ एक और एक नाम होता था आजम खान का। लेकिन बीते 5 सालों में चूंकि वहां की तस्वीर बदल चुकी है, वहां की सियासत बदल चुकी है, लेकिन हाँ, आजम खान का जो वो रुतबा था, हो सकता है कि जो उनका अपना एक तेवर हमेशा रहा है, उस तेवर में कमी नहीं आ पा रही है, और यही वजह है कि उनका एक बार फिर से ये बयान सामने आया है। लेकिन देखिए आयुष, इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि पुलिस को लेकर आजम खान का ये बयान पहली बार सामने नहीं आया है, बल्कि इससे पहले भी वो पुलिस वालों से जूता साफ कराने की बात कर चुके हैं। और मुझे याद है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो एक बार वो किसी आईएएस को लेकर रामपुर जा रहे थे, और एक ऐसी कहानी है कि रात तकरीबन 11 बजे उन्होंने सीतापुर रेलवे स्टेशन पर उस आईएएस को वहां से बाहर निकाल दिया और उस आईएएस को वहां से एक टैक्सी लेकर आना पड़ा। तो आजम खान की तमाम कहानियां हैं, और देखिए आजम खान की सत्ता भले ही चली गई हो, लेकिन कह सकते हैं कि वहां के कुछ जो मुस्लिम बाहुल्य ऐसे इलाके हैं जहां पर आजम खान का रुतबा अभी भी कायम है। और जो बीता चुनाव, जो अगर बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो चूंकि देखिए पहली बार अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर वो सीट रही जहां से पहली बार आजम खान लड़े, आजम खान चुनाव हारे या फिर उनके सहयोगी चुनाव हारे। तो आजम का किला ध्वस्त जरूर हो गया है, लेकिन आजम का जो एक मिजाज अपना है, शायद उस मिजाज में अभी कमी नहीं आ पा रही है, और यही वजह है कि आजम खान का यह बयान सामने आया है। 10 बार के विधायक को ये न पता हो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये तो माना ही नहीं जा सकता। अरविंद सर, आदतन अपराधी के खिलाफ क्या और सख्त कार्रवाई होती है? क्या रवायत, क्या कायदा रहा है? क्योंकि आजम खान वक्त दर वक्त पर इसी तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। देखिए, कोई भी इस प्रकार का ओछा बयान दिया जाना पब्लिक को खुश करने के लिए, वाही बटोरने के लिए, मैं कतई उचित नहीं मानता हूं। ये पुलिस के लिए भी डिमोरलाइजिंग है, और इस तरह की बातें किसी भी राजनेता को नहीं बोलनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए। और अगर ये आचार संहिता का उल्लंघन बनता है, मेरे ख्याल से बनता है, तो अवश्य रिपोर्ट किया जाना चाहिए और बड़ा एक्शन होना चाहिए। इस प्रकार से कहना कि तुम्हें सैल्यूट ठोकेंगे, ठीक है, उन्होंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है,
तो अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इलेक्शंस जो है वो मुद्दों के आधार पर लड़े जाने चाहिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। इस प्रकार की बातें करके, जैसे आपने सही कहा कि मुख्तार अंसारी के लड़के ने कहा कि किसी का 6 महीने तक स्थानांतरण नहीं होगा, सबका पहले हिसाब किताब होगा। ऐसा थोड़ी है कि उस क्षेत्र में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा या वो पाकिस्तान में मिल जाएगा या कानून समाप्त हो जाएगा देश का। ये नहीं है, इस टाइप की बातें नहीं की जानी चाहिए। इससे अनावश्यक जनता भड़कती है और उल्टा सीधा कोई हरकत कर सकते हैं और क्राइम कमिट कर सकते हैं। बिल्कुल पवन, इस तरह के बयान देकर क्या आजम ने एक मुद्दा परोसकर बीजेपी को दे दिया? क्योंकि बीजेपी चाह ही रही कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव हो और बीजेपी की पुरजोर कोशिश है, क्योंकि हर सभा में भी मुख्यमंत्री यहां से लेकर कर्नाटक तक उसी मॉडल का हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल आयुष, जो बार बार कहा जाता रहा है कि जो विपक्ष है वो एक पिच तैयार करता है, पिच तैयार करके उसको बैटिंग पिच बनाता है और उस पर भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करता है कि आइए अब आप बैटिंग करिए, हम बॉलिंग कर रहे हैं। तो हर चुनाव में देखने को मिला, चाहे 2022 के चुनाव में आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा कि क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बोलना पड़ा कि शिमला बना देंगे यहाँ पे। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के बेटे ने बयान दिया, उस तरीके से आजम खां का बयान देखिए। तो ये सारे नेता मिल करके भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा पिच देते हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी शानदार बैटिंग करती है और बाद में विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ईवीएम में खराबी है, जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। तो ये तमाम सारे विपक्ष के जो नेता हैं और खासतौर से जो बड़े चेहरे हैं वो इस तरीके का बयान देकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक माइलेज देने का काम करते हैं, मुद्दा देने का काम करते हैं और जनता इस बात को बखूबी समझती है। हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में यूट्यूब है, हर हाथ में चैनल देखने वाले लोग हैं जो चैनल देखते हैं, तो वो हर मुद्दों को बखूबी समझते हैं कि ये आने के बाद क्या करेंगे। जब सत्ता में न रह करके इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जेल जाने के बाद इस तरीके का संदेश कितना बड़ा हो सकता है? पैन यूपी तो क्या करेंगे, कैसे हो सकता है आजम ऐसा कहकर अपने उस टारगेट ग्रुप को खुश कर लें जिसके सामने वो भाषण दे रहे थे, लेकिन इससे पोलराइजेशन और बाकी हिस्सों में इसका गलत संदेश भी जाएगा। निश्चित तौर पे इसका नुकसान सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी का होगा और अखिलेश यादव आज रोड शो करेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या इसी तरीके के तेवर से आने वाले वक्त में अगर सत्ता में आप लोग आते हैं तो काम करेंगे, उसका खामियाजा आपको अभी से भुगतना पड़ेगा। इसका क्या अंदाजा आप लोगों को नहीं है या आजम खां आपकी पार्टी से अलग है जो इस तरीके का बयान देते हैं कि आजम खां को नहीं रोका जाता है? लिहाजा अब समाजवादी पार्टी और जो विपक्ष है अगर वो आजम खां को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है तो पूरी पार्टी को ओवरऑल पैन यूपी आप सीधे तौर पे जनता से रूबरू होना पड़ेगा। और 2022 का रिजल्ट आपके सामने है, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। एक दिन पहले जब चुनाव प्रचार समाप्त होने वाला है उससे पहले प्रथम चरण में आजम खान ने इस तरीके का बयान दिया है, तो निश्चित तौर पे इसका इंपैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और वही कहा जाता है कि 35%, 41% अलग अलग पार्टियां वोट पा करके सीटें बढ़ जाती हैं और 1% कम होने से उसकी सीटें 50% कम हो जाती हैं। वो ये तमाम बयान है जिसको एक तबके को खुश करने के लिए आजम खान ये अच्छा एनालिसिस है पवन आपका। लेकिन ओवरऑल परसेंटेज आप देखेंगे तो लगेगा कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान। बिल्कुल अविनाश, मुद्दा कई सारा है, कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा सकती थी, चाहे वो सफाई का हो या फिर जल निकासी का मुद्दा हो, साफ पानी का, सड़क का मुद्दा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने खुद ही ऐसे मुद्दों को लेकर तूल पकड़ा है जो कि बीजेपी की फेवर में जा सकते हैं। उसका असर कितना दिखेगा और क्या आजम खान ये समझते हैं कि उनके पास अब हारने के लिए कुछ बचा नहीं है? लोकसभा जा चुकी है, उनकी सीट जा चुकी है, बेटे की सीट जा चुकी है, अब कुल मिलाकर जोड़ घटाकर सिर्फ यही निकाय बचा उनके लिए। देखिए आयुष, जहां तक सवाल मुद्दों का है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर बीते चुनाव की बात करें तो बीजेपी का अपर हैंड रहा। और अगर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाती है तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर उसे पटखनी खानी पड़ सकती है, क्योंकि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। बावजूद इसके अगर आजम खान की तरफ से ये बयान सामने आया है तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए इस चुनाव में चूंकि परसों पहले फेज की वोटिंग है और इस चुनाव में बीजेपी इसे एक बड़ा
मुद्दा बना सकती है, क्योंकि अभी तक की बात करें तो तमाम जो रैलियां हुई हैं, और चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, 1 दर्जन से ज्यादा रैलियों को सीएम योगी संबोधित कर चुके हैं, और उन तमाम रैलियों में जिस तरीके से बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर पर कह सकते हैं कि बात कर रही है, जिस तरीके से इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखिए अतीक अहमद का जो पूरा प्रकरण रहा उसको सीधे तौर पर बीजेपी भले ही इस चुनाव में कैंपेन के तहत नहीं उठा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अतीक का मुद्दा भी उठा रही है। तो देखिए बीजेपी का अपर हैंड है लॉ एंड ऑर्डर पर, और अगर समाजवादी पार्टी इस पर बात करती है, इस मुद्दे को छेड़ने की भी कोशिश करती है, तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी बात, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई की बात करें, सड़कों की हालत की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से सीधे जुड़ते हैं। इन मुद्दों को अगर समाजवादी पार्टी इस चुनाव में उठाती तो शायद उसे कुछ फायदा मिलता। लेकिन देखिए यहां पर इस बात को भी समझना पड़ेगा आयुष की एक तरफ भाजपा के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, चाहे हम सीएम योगी की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, या फिर पूरी कैबिनेट की बात करें, तमाम जो मंत्री हैं लगातार वो तूफानी दौरा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, आज पहली बार अखिलेश यादव शाम को निकलेंगे, मेट्रो की सवारी करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। तो आप खुद समझिए कि एक तरफ जो सरकार का पूरा तंत्र है, जो बीजेपी का पूरा तंत्र है, वो चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, कहीं ना कहीं जो उसके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं, उन्होंने अभी तक कोई चुनावी रैली नहीं की। हालांकि आज वो शाम में निकलेंगे। और सबसे अहम बात यहां पर ये हो जाता है कि कल चूंकि पहले फेज के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कल शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार हो पाएगा। वैसे में आप एक दिन में क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारी बातें हैं। या हो सकता है कि देखिए एक धारणा यह भी मानी जाती है कि चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, आमतौर पर कहा जाता है कि राज्य में जिसकी सरकार होती है अपर हैंड उसका होता है, और जाहिर सी बात है कि सीटें ज्यादा आती है। तो हो सकता है कि ये सोचकर अखिलेश यादव घर में बैठ गए हों, तो वो अभी तक बाहर नहीं निकले। हालांकि एक दिन में वो क्या करिश्मा दिखा पाते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आजम खां के इस बयान से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, खासतौर पर पश्चिमी यूपी के इलाके। क्या पवन ये बौखलाहट है? क्योंकि हमने देखा कि समाजवादी पार्टी मथुरा में उम्मीदवार किसी दूसरे दल के उम्मीदवार को समर्थन दे देती है, शाहजहांपुर में बीजेपी ने मेयर प्रत्याशी को ही तोड़ दिया। देखिए समाजवादी पार्टी की राजनीति की बात करेंगे तो लगातार अखिलेश यादव पे यह आरोप लगता रहा कि वो मैदान में नहीं आते हैं, और लास्ट वक्त पे उनको लगता है कि जहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने जाएंगे उस स्तर के चुनाव प्रचार में वो भाग लेंगे। अभी वो मुख्यमंत्री के कुर्सी से नहीं उतरे हैं, वो लगातार उसी तेवर में बने हुए हैं। इन्हें पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो निश्चित तौर पर इन तमाम बातों को समझना होगा विपक्ष को, और किन मुद्दों के साथ अखिलेश अगर जाते रामपुर में तो शायद इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करने से आजम बच सकते थे, शायद उनको न करना पड़ता क्योंकि बड़े नेता गए होते अगर। अब आयुष बिल्कुल, अगर पिछले चुनाव को देखिए, उपचुनाव में ही अखिलेश यादव अगर आजमगढ़ जाते तो आजमगढ़ में निरहुआ जो इस वक्त सांसद हैं वो शायद उनको मुश्किल हो जाती चुनाव जीतने में। उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे अखिलेश यादव के, धर्मेंद्र यादव, लेकिन अखिलेश यादव वहां नहीं गए। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लेकर के समाजवादी पार्टी और विपक्ष को समझना और सोचना पड़ेगा कि विवादित बयान देने से अच्छा है कि खुल करके उन मुद्दों पर बात करें जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर करना चाहती है, या शायद भारतीय जनता पार्टी से उन मुद्दों से भाग जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा देने का काम अगर कोई करता है तो वो विपक्ष की पार्टियां करती हैं, और उसका चुनाव में खामियाजा भुगतने के बाद ईवीएम और सरकारी तंत्र पे आरोप लगाने का काम करती हैं। जो अभी तक की राजनीतिक पैटर्न है वो यही दर्शाता है। अरविंद सर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पवन, अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हेट स्पीच का ये मामला, आजम खान पर कार्रवाई क्या की जाती है ये तो देखना होगा, लेकिन अखिलेश यादव का न उतरना क्या आजम खान की बौखलाहट में दिख रहा है, उनकी शब्दावली में दिख रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती खुद आजम खान के सामने है कि लोकसभा उपचुनाव वहां समाजवादी पार्टी हार चुकी है, आजम खान की सीट समाजवादी पार्टी गंवा चुकी है, उनकी बेटे की सीट खाली हो चुकी है, और आजम खान के पास अब निकाय में समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के अलावा शायद कोई ज्यादा ऑप्शन दिखता भी नहीं है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।